लड़की आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटी। पिता रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। कहते हैं सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। यह कहानी नेहा की है, जो एक छोटे से गांव में जन्मी, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा। यह सपना केवल उसका नहीं था, बल्कि उसके पिता रघुवीर का भी था, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर कुर्बानी दी, हर मुश्किल सही। आज नेहा सालों बाद अपने गांव लौट रही है। ट्रेन में बैठी हुई वह अपने गांव, बचपन और संघर्षों को याद कर रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वह प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है, उसकी नजर एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह अनदेखा कर देती है, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास उसे वापस खींच लाता है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। वह भिखारी कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रघुवीर, जिसने अपनी बेटी को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज इस हालत में पहुंच गया? दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार थी। रांची के पास एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में पिता रघुवीर और उनकी बेटी नेहा थे। नेहा एक होनहार और मेधावी छात्रा थी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और उसके पिता उसे बड़े अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। रघुवीर गांव के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी खूब पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर पहुंचे और उनका नाम रोशन करे। इसी वजह से उन्होंने परिवार को सीमित रखा था। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा बच्चों के होने से उनकी परवरिश और पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन हो जाएगा। रघुवीर नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही कठिनाइयां झेलें जो उन्होंने अपने जीवन में झेली थीं। समय बीतता गया और नेहा ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, इसी तरह पढ़ाई करती रह, तू एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनेगी। नेहा पढ़ाई में पूरे मन से लगी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जीवन में एक बड़ा दुखद मोड़ आया। उसकी मां को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। तमाम इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पाई और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मां के जाने से नेहा और उसके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृत्यु से पहले नेहा की मां ने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम हमारी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दोगे। उसे एक बड़ा अफसर बनाना ही मेरी आखिरी इच्छा है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। पत्नी की मृत्यु के बाद रघुवीर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी हाल में अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे और नेहा की पढ़ाई को जारी रखेंगे। मां के जाने के बाद नेहा का दिल भी बहुत भारी था, लेकिन पिता की हिम्मत देखकर उसने खुद को संभाला और पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, मां की आखिरी इच्छा को पूरा करना। रघुवीर दिन रात मेहनत करके मजदूरी करते ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर, एक बेटी से क्या होगा, शादी कर दे बस। लेकिन रघुवीर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वह अपनी बेटी को पढ़ाकर एक मिसाल कायम करना चाहते थे। नेहा ने भी अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। उसने पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तेरी मां जहां भी होगी आज बहुत खुश होगी। नेहा अब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए गांव से कुछ दूर शहर के एक कॉलेज में जाने लगी। पहले तो सरकारी स्कूल था, जहां पढ़ाई का खर्च बहुत कम था, लेकिन अब कॉलेज की फीस, किताबें और आने जाने का खर्च बढ़ने लगा। यह सब देखकर उसके पिता रघुवीर ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन में भट्ठे पर मजदूरी करता और सुबह शाम अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे काम करता, ताकि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। नेहा को भी यह एहसास था कि उसके पिता उसके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से उसने भी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नेहा को एक दिन अपने एक शिक्षक से पता चला कि यूपीएसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिससे वह सीधे अफसर बन सकती है और अपने पिता के संघर्ष का फल उन्हें दे सकती है।
अब वह ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएसएससी की तैयारी भी करने लगी। दिन रात मेहनत करते हुए आखिरकार उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब वह अच्छे अंकों से पास हुई तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, तेरी मां जहां भी होगी आज बहुत खुश होगी। लेकिन गांव वालों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। जब नेहा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो गांव के कुछ लोग रघुवीर के पास आए और कहने लगे, रघुवीर, अब तेरी बेटी सयानी हो गई है, तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनकर रघुवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। जब तक मैं इस सपने को पूरा नहीं कर देता तब तक शादी के बारे में सोचना भी पाप है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई, ये आदमी पागल हो गया है, मजदूर की बेटी अफसर बनेगी, ये सिर्फ किताबों की बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। रघुवीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अब उसे नेहा को यूपीएसएसएससी की बेहतर तैयारी के लिए दिल्ली भेजना होगा। अब नेहा के सामने एक नई उलझन आ गई। उसने सुना था कि दिल्ली में अच्छी कोचिंग होती है जहां जाकर परीक्षा की अच्छी तैयारी की जा सकती है। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैं दिल्ली चली गई तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? वह पहले से ही दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उनके पास इतने पैसे होंगे कि वे मेरी कोचिंग करवा सकें? यही सोचकर वह उदास रहने लगी और कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। वह घर के कोने में चुपचाप बैठी रहती। एक दिन रघुवीर ने देखा कि नेहा कुछ दिनों से चुपचाप और गुमसुम सी रहने लगी है। उन्होंने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी, आजकल तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्या बात है? नेहा पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं नौकरी के लिए फॉर्म भरूंगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो किसी अच्छी नौकरी में मेरा नंबर लग जाएगा। यह सुनकर रघुवीर चौंक गए। बचपन से उन्होंने उसे अफसर बनने के लिए प्रेरित किया था और आज वह कह रही थी कि अगर नंबर लग गया तो। रघुवीर को समझ आ गया कि उनकी बेटी किसी उलझन में है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, सच सच बता, तुझे क्या चिंता सता रही है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? कोचिंग के लिए बहुत पैसे लगेंगे, आप पहले ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई के लिए आपको और तकलीफ उठानी पड़े। यह सुनकर रघुवीर का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटी, अगर मैं चाहता तो तुझे स्कूल के बाद ही शादी करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी और तेरी मां की इच्छा थी कि तू अफसर बने। यह सपना सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। तुझे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। पैसे की चिंता मत कर, मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा, लेकिन तुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकूंगा। रघुवीर ने अपनी बेटी नेहा से कहा, बेटी, जितने भी पैसे चाहिए तू मुझे एक बार बताओ, मैं उनका इंतजाम करके तुझे दे दूंगा। अब तुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेहा थोड़ी चौंकी और फिर संकोच करते हुए बोली, पिताजी, बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहां से लाएंगे? रघुवीर ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, तुझे पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तेरे भविष्य के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तू बस मेहनत करती रह, एक दिन तू अफसर बनेगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। यह सुनकर नेहा का मन थोड़ा प्रोत्साहित हुआ और उसने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। रघुवीर ने फिर पूछा, बेटी, ये बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि तुम अफसर बन सको? नेहा ने थोड़ी सोचते हुए कहा, पिताजी, कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, तब जाकर मुझे दिल्ली में अच्छी कोचिंग मिल पाएगी और मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी। रघुवीर ने उसे भरोसा दिलाया, तू चिंता मत कर बेटी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रघुवीर के पास अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन घर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास जमीन तो थी नहीं, बस वही एक घर था जिसमें वह और उसकी बेटी रहते थे। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यही घर बेचना पड़े तो भी वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए पीछे नहीं हटेगा। रघुवीर ने साहूकार से संपर्क किया और उसे अपनी स्थिति समझाई।
उसने साहूकार से कहा, मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेचना चाहता हूं। कृपया इसे बेचने का इंतजाम करें और एक बात ध्यान रखना कि मेरी बेटी को इसका पता न चले। जब तक वह पढ़ाई के लिए शहर में रहे तब तक हम इस घर में रह सकते हैं। साहूकार ने रघुवीर की बातों को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने रघुवीर से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कुछ समय बाद रघुवीर को 10 लाख रुपए मिल गए। वह उसी पैसे में से 10,000 रुपए वापस साहूकार को दे देता है और कहता है, यह किराया है, जब तक हम यहां रहेंगे इसे समझ लेना, बाकी पैसे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ले जा रहा हूं। अब रघुवीर अपनी बेटी को लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। उसने नेहा के लिए एक बैंक खाता खोला जिसमें सारे पैसे जमा करवा दिए। उसने नेहा को पासबुक थमाते हुए कहा, बेटी, इसमें जितने पैसे हैं वह तुमने मुझसे मांगे थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है। अब मुझे सिर्फ यही उम्मीद है कि तुम एक दिन अफसर बनकर लौटोगी। रघुवीर की आंखों में उम्मीद और विश्वास था। वह नेहा से बोला, बेटी, जब तक तुम अफसर नहीं बन जाती इस गांव में वापस आने का मत सोचना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहां लौटे। रघुवीर की आंखों में विश्वास था और नेहा को अपने पिता के शब्दों ने और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने कहा था, बेटी, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वे ताने मारते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा हूं, कल को कुछ गलत हो गया तो मैं किस मुंह से समाज का सामना करूंगा। मैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं और वो जवाब सिर्फ तब मिलेगा जब तू अफसर बनकर लौटेगी। पिता के इन शब्दों ने नेहा के अंदर नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने पिता से वादा किया, पिताजी, मैं तब तक नहीं लौटूंगी जब तक मैं अफसर नहीं बन जाती। नेहा अपने कॉलेज के कुछ साथियों के साथ दिल्ली पहुंची। वहां उसने यूपीएसएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके साथ कुछ अन्य छात्राएं भी थीं जो उसी परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। सबने एक साथ कोचिंग ज्वाइन की और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गईं। समय बीतता गया और आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। नेहा ने परीक्षा पूरी मेहनत से दी और अच्छे नंबरों की उम्मीद थी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसकी सहेलियां भी परीक्षा में असफल रहीं और मायूस होकर अपने घर लौट गईं। लेकिन नेहा ने अपने पिता से वादा किया था कि जब वह लौटेगी तो एक अफसर बनकर ही लौटेगी। इसलिए उसने घर वापस जाने के बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। इस बार नेहा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। अब वह किसी सहेली के सहारे नहीं थी, बल्कि अकेले ही संघर्ष कर रही थी। वह खुद को एक कमरे में बंद कर पूरे जोश के साथ पढ़ाई करने लगी। कुछ महीनों बाद परीक्षा फिर हुई। नेहा ने इस बार पूरी उम्मीद के साथ परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह फिर से असफल हो गई। यह उसके लिए और भी बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि पिछली बार की गलती को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाई। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कुछ देर के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्या पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा? उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। अगर तू मेहनत करेगी तो सफलता जरूर मिलेगी, हार मत मानना। आखिरकार सफलता मिली। अब नेहा ने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने तीसरी बार परीक्षा देने का फैसला किया। इस बार उसने अपने अध्ययन की रणनीति बदली। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। धीरे धीरे करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब उसका नाम यूपीएसएसएससी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में था। नेहा अब एक अफसर बन चुकी थी। जब उसे यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा, मैंने कर दिखाया पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। अब उसे बस एक ही इच्छा थी, अपने पिता से मिलने की। उसने जल्दी से ट्रेन की टिकट बुक करवाई और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बैठी नेहा पूरे सफर में अपने पिता और गांव के लोगों के बारे में सोचती रही। गांव वाले जो मुझे और पिताजी को ताने देते थे, अब वे क्या कहेंगे? उसने मन में सोचा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, वही पुराना स्टेशन, वही गलियां, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी,
उसकी नजर अचानक एक भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी मैले कुचैले कपड़ों में बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे थे और हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ खुले पैसे पड़े हुए थे। वह उन सिक्कों को एक एक कर गिन रहा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से उस भिखारी का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी! नेहा भागकर उस भिखारी के पास आई और कांपती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? रघुवीर ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। नेहा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगा। नेहा भी अपने पिता को इस हाल में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बाबूजी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं अफसर बन गई, लेकिन आप यहां इस हाल में क्यों हैं? यह कहते हुए वह अपने पिता से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। रघुवीर ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोल पाया। वह सिर्फ आंसुओं में डूबे हुए अपनी बेटी को देखता रहा। कुछ देर बाद जब रघुवीर थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुझे याद है जब तू पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी, तब मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए थे? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां बाबूजी, मुझे याद है, लेकिन वह पैसे आपने लाए कहां से थे? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया था। उन्हीं पैसों से मैंने तेरा भविष्य सुरक्षित किया। घर बेचने के बाद कुछ पैसे मकान के किराए के लिए रखे और उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आपने अपना घर बेच दिया सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए? रघुवीर आगे बोले, हां बेटी, लेकिन मेरी मेहनत मजदूरी के पैसों से धीरे धीरे किराया देता रहा। पर फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पैर में चोट आ गई और मैं काम करने लायक नहीं बचा। जब मजदूरी ही नहीं कर पाया तो मकान मालिक को किराया कहां से देता? उसने मुझे घर से निकाल दिया। मजबूरी में मुझे इस स्टेशन पर आकर रहना पड़ा ताकि कम से कम भीख मांगकर पेट भर सकूं। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि आज तू अफसर बन गई है। अब मैं निश्चिंत हूं। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया बाबूजी, और मैं इस बात से अनजान थी। उसने बिना कुछ सोचे अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, अब एक भी पल यहां नहीं रुकेंगे, आप मेरे साथ चलिए। रघुवीर ने कहा, बेटा, मैं तेरा बोझ नहीं बनना चाहता। अब तू अफसर बन गई है, तुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं लौटूंगी तो अफसर बनकर ही लौटूंगी, और आज जब मैं लौट आई हूं तो मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकती। नेहा अपने पिता को अपने साथ लेकर गांव लौटी। जब गांव वालों ने देखा कि रघुवीर की बेटी अफसर बनकर लौटी है तो सभी दंग रह गए। जो लोग ताने मारते थे वहीं आज रघुवीर की बेटी की सफलता की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सबसे पहले उसी घर का कुछ बकाया किराया चुकाया और अपने पिता को वहां रहने के लिए कहा, बाबूजी, अब आप आराम से रहिए, आपको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद नेहा अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। जब भी उसे वेतन मिलता वह नियमित रूप से अपने पिता को पैसे भेजती, जिससे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। नेहा ने जब देखा कि उसके पिता अकेले गांव में रहेंगे तो उसने गांव के एक ईमानदार व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। उसने उससे कहा, मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है। मैं जो भी पैसे भेजूंगी वे सही समय पर मेरे पिता तक पहुंचने चाहिए। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार और भरोसेमंद था। उसने पूरी निष्ठा से रघुवीर की देखभाल की। नेहा को अब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना था, इसलिए उसने मन को शांत रखा और पूरी मेहनत से अपनी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। जब नेहा की ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसकी पहली पोस्टिंग एक जिले में बतौर अधिकारी हुई। अब उसके पास एक सरकारी आवास था और एक नई जिम्मेदारी भी। पोस्टिंग के कुछ समय बाद वह अपने पिता को लेने के लिए गांव आई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आपको यहां अकेले रहने की जरूरत नहीं। अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे सरकारी आवास में रहेंगे। रघुवीर पहले थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन नेहा ने प्यार से समझाया और उन्हें अपने साथ ले गई। उसने गांव के उसी व्यक्ति को भी अपने सरकारी आवास में रख लिया जो पहले उसके पिता की सेवा कर रहा था। अब वह व्यक्ति वहीं रहकर उनके देखभाल का जिम्मा उठाने लगा। नेहा अपने कार्यभार को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। 6 महीने बीत चुके थे
और वह अपने जिले में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचानी जाने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके सरकारी आवास पर आए और बोले, बेटी, गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तुम्हें जरूर आना चाहिए। तुम हमारे गांव की शान हो। तुम्हारी कहानी से बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। पहले तो नेहा ने मना कर दिया क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन जब गांव वालों ने जिद की और कहा कि यह उनके लिए बहुत गौरव की बात होगी, तो वह मान गई। जब फंक्शन का दिन आया तो नेहा अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंची। जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। सभी गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। कार्यक्रम में जब नेहा स्टेज पर पहुंची तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन नेहा ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरे पिता का भी है। फिर उसने अपनी संघर्ष भरी यात्रा को गांव वालों के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे रघुवीर ने अपना घर बेचकर, भीख मांगकर और असंख्य बलिदान देकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। अगर मेरे पिता ने यह सब नहीं किया होता तो मैं आज इस मंच पर खड़ी नहीं होती। मेरे पिता की तपस्या और त्याग ही मेरी सफलता की असली वजह है। जब गांव वालों ने यह कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर का सम्मान और भी बढ़ गया। वही लोग जो पहले ताने मारते थे आज गर्व से कह रहे थे, नेहा जैसी बेटी पाकर रघुवीर सच में बहुत भाग्यशाली हैं। समय बीतता गया और नेहा अपने पद पर पूरी ईमानदारी से कार्य करती रही। लगभग 2 साल की नौकरी के बाद उसकी शादी की बात चलने लगी। उसे अपनी बराबरी के रैंक के एक अधिकारी से विवाह का प्रस्ताव मिला, लेकिन शादी से पहले नेहा ने एक शर्त रखी, मेरे पिता मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले तो उस अधिकारी ने संकोच किया, लेकिन जब नेहा ने उसे अपने संघर्ष और पिता के त्याग की पूरी कहानी सुनाई तो वह भावुक हो गया और कहा, नेहा, तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारे नहीं, अब हमारे भी पिता हैं। वे हमारे साथ ही रहेंगे और उनका पूरा सम्मान होगा। नेहा ने अपने पिता को साथ रखा और अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसका सबसे पहला दायित्व अपने पिता की सेवा करना था। अब रघुवीर किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी बेटी एक सफल अधिकारी बन चुकी थी। गांव में उनका सम्मान बहुत बढ़ चुका था और अब वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों कहते हैं, लोग तब तक ही निंदा और ताने मारते हैं जब तक कि मनुष्य सफल नहीं हो जाता। जब इंसान सफल हो जाता है तो वही लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। यह बात 100% सच है, क्योंकि समाज का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, जब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और सफल हो जाता है, वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं और उसके नाम की मिसालें देने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर, कठिनाइयों से लड़कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तू यह नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, अरे ये कौन सा अफसर बनेगा, अभी से इतना पढ़ लिख रहा है, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही ताने हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सुनने को मिलते हैं। समाज हमेशा उसी की आलोचना करता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सफल हो जाता है, उसकी गाड़ी बड़ी हो जाती है, घर अच्छा हो जाता है, नाम अखबारों में आने लगता है, तब वही लोग कहते हैं, हम तो पहले ही जानते थे कि यह बहुत होशियार है, हमारे गांव परिवार का नाम रोशन कर दिया। देखो, मेहनत करने से कुछ भी संभव हो सकता है। यही समाज का असली चेहरा है। जो व्यक्ति संघर्ष के द्वार में ताने मारता है, वही सफलता के बाद तारीफ करता है। इसलिए लोगों की निंदा और मजाक से डरने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब सफलता मिलेगी तो वही निंदा करने वाले सम्मान करेंगे। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के सपनों को मारना नहीं चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को वह रास्ता दिखाना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन कई बार बच्चों के सपने अलग होते हैं। माता पिता को यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां, क्षमताएं और लक्ष्य अलग होते हैं। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।
अगर कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जबरदस्ती पढ़ाई में धकेलना गलत है। बहुत से माता पिता यह कहते हैं, तू यह नहीं कर सकता, हमारे परिवार में कभी कोई अफसर नहीं बना, तू कैसे बनेगा? तेरी पढ़ाई पर खर्च करने से अच्छा है तेरा जल्दी से विवाह कर दें। इतने बड़े सपने मत देख, बाद में दिल टूटेगा। ये बातें बच्चों के मनोबल को गिरा देती हैं। वे डर जाते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं और समाज के दबाव में आकर वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। लेकिन अगर माता पिता बच्चों को मनोबल और समर्थन दें तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, माता पिता का सही मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? 1. बच्चे के सपने को समझें। अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो पहले उसकी रुचि को जानें, उसे समय दें और सही मार्गदर्शन दें। 2. समर्थन दें। माता पिता के समर्थन से बच्चे को आत्मविश्वास मिलता है और वह बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। 3. मोटिवेट करें। हर सफल व्यक्ति की कहानी संघर्ष से भरी होती है। बच्चों को बताएं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। 4. अच्छी शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराएं। जितना संभव हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर संसाधन सीमित हैं, तो भी उन्हें सीखने का अवसर देने की पूरी कोशिश करें। कई माता पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपनी जमा पूंजी खर्च करके और दिन रात मेहनत करके बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ माता पिता अपनी इच्छाओं और समाज के डर के कारण बच्चों के सपनों को ही खत्म कर देते हैं। 1. लोगों की निंदा को नजरअंदाज करें। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। 2. माता पिता को बच्चों के सपनों को नहीं मारना चाहिए। बच्चों की क्षमताओं को पहचानें, उनका समर्थन करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। 3. समाज के तानों से डरने की जरूरत नहीं। जो लोग ताने मारते हैं वही लोग सफलता के बाद आपके सम्मान में खड़े होंगे। 4. सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो आलोचनाओं को नजरअंदाज करके पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। अंत में, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते कठिन होंगे। लोग ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वही लोग सबसे आगे खड़े होकर आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने सपनों के पीछे भागो और उन्हें पूरा करके दिखाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वे हमारे लिए जो बलिदान देते हैं उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।